देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, ठीक, तो लिखो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें लिखो एल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव केमिकली, alkanes are very less reactive chemically, so they are also known as paraffins. So they are also known as paraffins. ठीक है, they generally undergo reaction by homolytic cleavage. They generally undergo reaction by homolytic cleavage. देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एल्केन में होता क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये तो क्या हो गया नॉन पोलर, ठीक, और ये भी क्या होता है कि ऑलमोस्ट नॉन पोलर, ऑलमोस्ट नॉन पोलर, पोलर तो होगा लेकिन पूरी इतना अच्छा खासा पोलर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये जनरली कैसे रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट बाई, इनको तोड़ने के लिए फिर क्या चाहिए, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ध्यान रखना जो पोलर बॉन्ड होगा वो बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है, जो नॉन पोलर बॉन्ड है वो मुश्किल से ब्रेक होगा। पोलर बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता है, नॉन पोलर बहुत मुश्किल से ब्रेक होता है। पोलर जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वेरी इजीली अपने आप ही टूट जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड तो बहुत आसानी से ये पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का टूट जाएगा। तो पोलर बॉन्ड बहुत आसानी से टूटता है लेकिन नॉन पोलर बहुत मुश्किल से टूटता है, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या चाहिए, होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। एट द सेम टाइम एल्कीन में और एल्काइन में, इनमें क्या होता है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड याद करो वीक होता था, पाई बॉन्ड क्या होता था, वीक होता था, याद है, इसलिए दे आर मोर रिएक्टिव, ठीक। तो एल्केन जनरली रिएक्शन नहीं करती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पहली, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब देखो ये कैसी रिएक्शन है, पहले लिखो ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, कोई भी जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक, कोई भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, X2 के साथ। X2 क्या है, हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चारों आएंगे, ठीक। तो देखो होगा क्या, ये होमोलिटिकली क्लीवेज करेगा, ये होमोलिटिकली क्लीवेज करेगा, ठीक है। क्यों क्लीवेज करेंगे, क्योंकि इनको क्या देंगे, सनलाइट या फिर हीट। तो देखो ये जो है ये निकल जाएगा, इसकी जगह ये देखो ये आ जाएगा, ये इधर आया ये निकल गया, प्लस ये बचा H डॉट X डॉट। देखो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक आया उसने दूसरे को हटा दिया, एक आया उसने दूसरे को हटा दिया, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक आया दूसरे को हटाया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया कौन, फ्री रेडिकल, हटा कौन, फ्री रेडिकल, इसीलिए कैसी रिएक्शन हो गई, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव, इतना की रिएक्शन क्या हो जाती है, एक्सप्लोजिव। और ये क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव, इतना की रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्सिबल।
रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, तो देखो एल्केन थी, एल्केन से क्या बन गया? एल्काइल हैलाइड। कौन सी रिएक्शन हुई? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अब एक एक करके हम चारों पढ़ेंगे, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्लोरीनेशन, आयोडीनेशन, चारों पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो हेडिंग डालो, एक क्लोरीनेशन। तो देखो क्लोरीनेशन में क्या होगा? ये Cl2 है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ये क्लोरीन क्लोरीन ब्रेक होगा, ये हट जाएगा, इसकी जगह ये आएगा। ठीक, एक H डॉट और ये Cl डॉट। ठीक, ये हो गया क्लोरीनेशन। देखो इसका एग्जाम्पल, मीथेन। देखो मीथेन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक, ये बना प्लस HCl, बना कि नहीं बना? ठीक है, अब एक बात बताओ, ये मैं मान रुको, पहले इधर समझाता हूं आपको। क्या था कि एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस HCl। ठीक है, आ जाएगा। अब एक बात बताओ, अभी भी तो ये है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, अभी भी ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं? तो बताओ, अगर क्लोरीन ज्यादा है तो क्लोरीन इसके साथ भी रिएक्शन करेगी। ये देखो, फिर से क्लोरीन आएगी, इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगी। ये देखो, अब बताओ क्या रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी? इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक, अब एक बात बताओ, क्या रिएक्शन यहां पे रुक जाएगी? नहीं सर, अभी भी देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, अभी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है? सर है। तो फिर से Cl आएगा, फिर से यहां अटैक करेगा। ठीक, ये बन जाएगा। ये क्या बन गया इस बार? क्लोरोफॉर्म। अब देखो, अभी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो फिर से Cl आएगा। ये क्या बन गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये देखो, तो क्या सर ये बिल्कुल नहीं बनेगा? नहीं, देखो होगा क्या,
मान लो ये 100 मॉलिक्यूल थे, समझो 100 में 90 रिएक्ट करे, 90 ये बने, ठीक। अब मान लो 90 में से 70 रिएक्ट कर गए, तो ये 20 बच गए, 70 ये बन गया, ठीक है। 70 में से मान लो 40 रिएक्ट कर गए, तो 30 ये बचा, 40 ने रिएक्ट किया। अब 40 ने मान लो ये 40 रिएक्ट करके ये बनाए, अब 40 में मान लो फिर से ये 20 ये बन गए, 20 ये देखो इस तरह से, समझे ना। तो थोड़ा ये बनेगा, थोड़ा ये बनेगा, थोड़ा ये बनेगा, थोड़ा ये बनेगा, तो थोड़े 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 बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन हुई, देखो ये बना, अभी यहाँ पे रिएक्शन रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि अभी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो फिर से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ रिएक्शन होगी और ये बन जाएगा, फिर से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ रिएक्शन होगी, ये बन जाएगा, फिर से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ रिएक्शन होगी, ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये 100% यही बनेगा या 100% यही बनेगा, सब थोड़े 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 बनेंगे। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। देखो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो क्या बनेगा, CH3Cl प्लस CH2Cl2 CHCl3 CCl4 प्लस HCl प्लस अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये देखो, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड, ठीक है। हमेशा क्या होता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ही ऑब्टेन होता है, ठीक। ऑलवेज व्हाट यू गेट इज मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। तो ये लिखो, उसके बाद बेटा ये लिख लो, समझे ना। थोड़े थोड़े बनेंगे ये। अब ये कितना कौन ज्यादा बनेगा खुद सोचो भाई। मैं मान के चल रहा हूं आपने ये लिख लिया है, ठीक है, यहां तक लिख लो, फिर मेरी बात सुनो, नहीं लिख पाओ पॉज करो। अब देखो ये थोड़े 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 ये बनेंगे, ठीक है। रिएक्शन कितनी ज्यादा यहां तक जाएगी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, क्लोरीन पर। अगर क्लोरीन बहुत ज्यादा है, सोच के देखो, तो क्लोरीन क्या होगा, पहले ये बनेगा, फिर आएगी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी, फिर क्लोरीन का मन नहीं भरेगा, इसके साथ भी रिएक्शन करेगी, फिर इसके साथ भी रिएक्शन करेगी। तो देख लो, एक इस मॉलिक्यूल के साथ अगर इसको ये बनाना है तो 4 बार क्लोरीन रिएक्शन कर रही है, बताओ। यानी इसके एक मॉलिक्यूल को 4 क्लोरीन के मॉलिक्यूल चाहिए तब जाके ये बनेगा। तो ये कब बनेगा ज्यादा, खुद बताओ, जब क्लोरीन ज्यादा होगी। मान लो ये हमने 10 मोल लिए और ये हमने 1000 मोल ले लिए, तो फिर क्या होगा, यही मेजर बनेगा। क्योंकि क्लोरीन इतनी ज्यादा है कि जब भी ये बनेगा इसके साथ फिर से रिएक्शन करेगी क्लोरीन, ये बनाएगी, इसके साथ फिर से रिएक्शन करेगी, ये बनाएगी, इसके साथ फिर से रिएक्शन करेगी, ये बनाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम क्लोरीन एक्सेस में ले लें, क्लोरीन बहुत ज्यादा ले लें, तो क्या होगा, ये जो है ये क्या बन जाएगा, मेजर। तो सर क्या ये बिल्कुल नहीं बचेंगे, नहीं, ये भी रहेंगे, लेकिन तब हम क्या बोलेंगे, 80 मॉलिक्यूल इसके होंगे, 5 इसके होंगे, 5 इसके होंगे, 10 इसके होंगे, ऐसे समझ लो। मेजर मतलब 80 ये बनेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन इतनी ज्यादा है तो क्लोरीन इसको बैठने ही नहीं देगी शांति से। क्लोरीन इसके साथ भी रिएक्शन करेगी, फिर इसके साथ भी रिएक्शन करेगी, फिर इसके साथ भी रिएक्शन करेगी, फिर इसके साथ भी रिएक्शन करेगी। क्लोरीन रिएक्शन करती ही रहेगी जब तक के सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट ना जाए, तब तक क्लोरीन क्या करेगी, रिएक्शन करती रहेगी। तो CCl4 मेजर प्लस अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब एक बात बताओ कि अगर हम क्लोरीन बहुत कम ले लें, क्लोरीन बहुत कम लें तो क्या होगा, तो क्या ये ज्यादा बन पाएगा? नहीं। क्लोरीन अगर बहुत कम लोगे तो भाई क्लोरीन के मॉलिक्यूल कम हो गए, तो ज्यादा ये बनाएगी, ये बनने के चांसेस क्या है, बहुत ही कम है। क्योंकि ये कब बनेगा, जब क्लोरीन ज्यादा है। देखो इसके एक मॉलिक्यूल को ये बनाने के लिए 4 क्लोरीन की जरूरत पड़ रही है। इसलिए अगर क्लोरीन कम लोगे
तो ये ज्यादा बनेगा, ये भी थोड़े थोड़े बनेंगे, लेकिन ज्यादा कौन बनेगा? क्लोरीन, ये वाला। तो क्लोरीन कम लो, इसका मतलब क्या हुआ? इसको ज्यादा ले लो, कहने का मतलब ये हुआ। ये ज्यादा है मतलब ये कम है, तो मेजर कौन सा बनेगा? ये। ठीक है, फिर से लिख लो कि प्योर प्रोडक्ट इज नेवर ऑब्टेन्ड, ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। इसमें भी लिख लेना, कभी भी आपको एक ही प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। प्योर प्रोडक्ट इज नेवर ऑब्टेन्ड, ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब लिखो मैकेनिज्म, हेडिंग डालो मैकेनिज्म। लिखो एनी फ्री रेडिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। एनी फ्री रेडिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। Any free radical reaction takes place in 3 steps. A. Chain initiation. B. Chain propagation. और C. Chain termination. चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। ठीक है, इसको आप एक वैसा समझिए फ्री रेडिकल रिएक्शन को, जैसे स्टैंड में साइकिल खड़ी होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। अगर आप पहली साइकिल को हल्का सा पुश दे दो तो क्या होगा? ऐसे 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 करते गिरती चली जाएंगी सारी साइकिल्स, ऐसे गिरेगी, एक गिरेगी दूसरे पे, फिर दूसरे गिरेगी तीसरे पे, गिरती चली जाएगी। और खत्म कब होगी? जब लास्ट वाली साइकिल गिर जाएगी। तो चेन इनिशिएशन का मतलब क्या हुआ? जो आपने पहली साइकिल को धक्का दिया, मतलब आपने चेन इनिशिएट कर दी। चेन प्रोपोगेशन क्या हुआ? भाई पहली साइकिल दूसरे पे गिरी, दूसरी साइकिल तीसरे पे गिरी, तीसरी चौथे पे गिरी, तो ये क्या हो रही है? चेन प्रोपोगेट हो रही है, यानी गिरने का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। तो प्रोपोगेशन मतलब आगे बढ़ना। और चेन टर्मिनेशन, ये कब रुक जाएगा साइकिल का गिरना? जब आखिरी साइकिल गिर जाएगी। ठीक है ना? तो 3 तरीके से होता है। तो अब इसमें चेन चलाता कौन है? फ्री रेडिकल। तो चेन इनिशिएशन मतलब क्या करोगे? जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। और चेन टर्मिनेट कब होगी? जब सारे फ्री रेडिकल खत्म हो जाएंगे। समझे ना? चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएट कब होगी? जब फ्री रेडिकल बनाओगे। चेन टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कब होगा? जब फ्री रेडिकल खत्म हो जाएंगे। तो समझना ध्यान से, पहले समझ लेना फिर लिखना। चेन इनिशिएशन, ये देखो बाहर से एनर्जी दोगे तो ये Cl2 का क्या हुआ? होमोलिटिक क्लीवेज। और क्या बनी? 2 Cl फ्री रेडिकल। यहां क्या हुआ? होमोलिटिक क्लीवेज टू जनरेट क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब देखो फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, यानी अब चेन आगे बढ़ेगी। अब देखो चेन प्रोपोगेशन, समझिए ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब एक बात बताइए,
हाइड्रोजन को हटाकर ये लाना है, ठीक है, Cl लाना है। तो मान लीजिए देखो मेरे हाथ में सपोज ब्लू पेन है, मुझे रेड पेन लाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो दो स्टेप में कर सकता हूं मैं। ब्लू की जगह रेड लेना है मुझे, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, ब्लू पेन को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दिया ब्लू पेन, हाथ खाली हो गया। अब इस खाली हाथ से मैं रेड पेन को उठाऊंगा, समझे। मान लो रेड की जगह ब्लू चाहिए, तो रेड पेन को पहले छोड़ना होगा। जैसे ही छोड़ूंगा मेरा हाथ क्या हो जाएगा, फ्री। तब इस फ्री हाथ से मैं ब्लू को उठाऊंगा, समझे। तो अगर H की जगह ये लाना है तो दो स्टेप में होगा। ये देखो पहले आया Cl डॉट फ्री रेडिकल, इसने क्या किया, इसको निकाल लिया, ये हट गया। अब देखो ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया, फ्री रेडिकल। ठीक, अब ये देखो दूसरे Cl2 के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, और ये देखो ये बन गया। फिर से देखो, तो देखो पहले में क्या हुआ, H डॉट हटा, दूसरे में क्या हुआ, Cl डॉट आया। ये देखो ये तरीका हुआ, एक को हटाया, H डॉट को हटाया, हाथ खाली किया, खाली हाथ से Cl डॉट को पकड़ा, ये हो गया। अगला स्टेप फिर से देखो, तो ये देखो ये हो गया। अब फिर से मान लीजिए, अब फिर से देखो ये Cl डॉट आया, इसको निकाल लेगा, ठीक। फिर ये देखो ये देखो ये देखो ये अगला स्टेप। तो देखो ऐसे एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन। अब देखो इस प्रोसेस की खास बात, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे मर गया, देखो चेन प्रोपोगेट कैसे हो रही है। ये फ्री रेडिकल था, अब ये फ्री रेडिकल नहीं रहा, लेकिन एक नया फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। फिर ये फ्री रेडिकल यहाँ पे मर गया, नया फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। देखो एक फ्री रेडिकल आता है, रिएक्ट करता है, नया फ्री रेडिकल बनाता है। जो नया फ्री रेडिकल बनता है वो अगले स्टेप में रिएक्ट करता है और नया फ्री रेडिकल बनाता है। फिर से नया फ्री रेडिकल अगले स्टेप में रिएक्ट करता है, एक नया फ्री रेडिकल बनाता है। फिर ये नया फ्री रेडिकल अगले स्टेप में रिएक्ट करता है और एक नया फ्री रेडिकल बनाता है। समझो तरीका। दो फ्री रेडिकल कभी भी आपस में कंबाइन नहीं हो रहे हैं। एक फ्री रेडिकल प्लस नॉर्मल मॉलिक्यूल गिव्स फ्री रेडिकल प्लस नॉर्मल मॉलिक्यूल। देखो हर एक में यही है, फ्री रेडिकल प्लस नॉर्मल मॉलिक्यूल गिव्स फ्री रेडिकल प्लस नॉर्मल मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इस एंड सो ऑन। अब देखो चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन एक बार पॉज करके पहले लिख लो, इसको समझ लो, फिर चेन टर्मिनेशन पे आना। चेन टर्मिनेशन कब होगा, जब दो फ्री रेडिकल कंबाइन करेंगे एक साथ, ठीक है। तो चेन आगे बढ़ेगी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो Cl डॉट प्लस CH3 डॉट, ये देखो ये दो फ्री रेडिकल कंबाइन कर गए, यहां कोई फ्री रेडिकल तो बना नहीं, तो दोनों खत्म हो गए। अब देखो ये भी कर सकता है CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट, तो ये बन जाएगा। देखो ये देखो सपोज ये फ्री रेडिकल है प्लस CH3 डॉट, तो कोई भी दो फ्री रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे।
तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो होगी और अल्टीमेटली बंद हो जाएगी, क्योंकि फ्री रेडिकल मरते जा रहे हैं यहाँ पर। रिएक्शन कब तक जिंदा है, जब तक फ्री रेडिकल जिंदा है। तो इसीलिए देखो कुछ भी ऊट पटांग प्रोडक्ट कोई भी बन सकता है, इसीलिए हमेशा क्या लिखा था, प्लस अदर प्रोडक्ट्स। अदर प्रोडक्ट्स में क्या था, ये देखो इथेन ही बन गया, ये देखो क्या बन गया, ऐसे बनाने चलो तो 25 चीज बन जाएंगे। तो ये लिखिए, इसके बाद लिखिए कि रिएक्शन विल बिकम स्लो एंड अल्टीमेटली reaction will become slow ultimately it will stop। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, मीथेन की Cl2 से करा रहे थे, कितने प्रोडक्ट मिल रहे थे, 4। HCl और अदर प्रोडक्ट हटा दो तो मेजर कितने मिल रहे थे भाई, 4 हाइड्रोजन थे, तो एक बार 1 Cl आया, एक बार 2 Cl आए, एक बार 3 Cl आए, एक बार 4 Cl आए। ठीक, ये था, ये याद करा रहा हूं आपको। तो क्वेश्चन, इथेन प्लस Cl2 HNO या फिर हीट, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स। हाउ मेनी में केवल यही वाले गिन रहा हूं, HCl और अदर प्रोडक्ट नहीं गिन रहा हूं। इथेन क्या होता है, ये देखो, तो 6 हाइड्रोजन है, तो एक बार 1 हाइड्रोजन हट सकता है, एक बार 2 हाइड्रोजन हट सकते हैं, एक बार 3 हाइड्रोजन हट सकता है, एक बार 4 हाइड्रोजन हट सकते हैं, एक बार 5 हाइड्रोजन हट सकते हैं, और एक बार 6 हाइड्रोजन हट सकते हैं। ठीक है, तो बताओ कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे। देखो नॉर्मली बच्चे आंसर देते हैं सिर्फ 6 प्रोडक्ट, गलत, 9 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर आपने 9 बनाए तो ठीक है, नहीं बना पाए हो तो फिर से पॉज करो, 9 बनाने की कोशिश करो। ठीक, मैं आंसर बताता हूं। देखो, 1 Cl हटाया, अब 2 Cl हटाने के देखो 2 तरीके। ये देखो, एक ही कार्बन पे अलग अलग, एक ही कार्बन पे 2 आते हैं, इसको बोलते हैं जेमिनल, और अलग अलग एडजेसेंट पे आता है, इसको बोलते हैं विसिनल। फिर अब देखो 3 Cl का एक तरीका, तीनों एक ही कार्बन पे, दूसरा तरीका, एक कार्बन पे 2, एक कार्बन पे 1, फिर 4 Cl, ये देखो 2 तरीके। ठीक, फिर 5 कार्बन, एक ही तरीका, सॉरी हाँ, CCl3 और 6 कार्बन। ये देखो टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए, 9 प्रोडक्ट हो गए। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
अब लिखो बी ब्रोमिनेशन, लिखो ब्रोमिनेशन इज सिमिलर टू क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन इज सिमिलर टू क्लोरीनेशन, the only difference is bromination is less reactive than fluorination. ठीक है, मतलब कि सब कुछ सेम होगा। जैसे ये एग्जाम्पल, तो क्या बनेगा, खुद बनाओ भाई। CH3Br, CH2Br2, CHBr3, CBr4, HBr। ठीक है, अब अगर ये एक्सेस में ले लोगे तो ये मेजर बन जाएगा, लेकिन मेजर बनेगा साथ में अदर प्रोडक्ट्स तो बनेंगे ही बनेंगे। और अगर ये एक्सेस में ले लोगे तो ये मेजर बन जाएगा। अब देखिए इस पे जो न्यूमेरिकल बनता है, देखिए ये रिएक्शन टफ है और पहली बार आपने इतनी बड़ी रिएक्शन देखी होगी, तो मैं आपको सलाह दूंगा यहाँ पर पॉज करिए वीडियो, एक बार पूरा रिवाइज करिए, एक या दो बार रिवाइज करिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है ना। ठीक, अब देखो ये है, ठीक है, मान लो ABC। अब मुझे ये बताओ कौन सा हाइड्रोजन इजीली रिमूव होगा, कौन सा हाइड्रोजन अगर इसके सामने मैं Cl डॉट ले आऊं और किसी एक से रिएक्शन करनी हो, किसी एक से ही रिएक्शन करनी हो, तो कौन से हाइड्रोजन A B C में से मैं पूछूं, अगर A B C में से किसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखिए कौन सा हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा, जिसके रिमूव होने के बाद फ्री रेडिकल ज्यादा, ये आपको मैंने बॉन्ड एनर्जी में कराया था सवाल। ठीक है, लिखो, ये लिखो क्वेश्चन, लिखो विच हाइड्रोजन विल बी रिमूव, विच हाइड्रोजन विल रिएक्ट, विच हाइड्रोजन विल रिएक्ट, विच हाइड्रोजन विल बी रिमूव, ABC में से विच हाइड्रोजन विल बी रिमूव। ठीक है, इसका आंसर लिखो कि जिस हाइड्रोजन के रिमूव होने के बाद, जिस हाइड्रोजन के रिमूव होने के बाद फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा, जिस हाइड्रोजन के रिमूव होने के बाद, जिस हाइड्रोजन के रिमूव होने के बाद फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा, वो हाइड्रोजन इजीली रिमूव होगा, वो हाइड्रोजन इजीली रिमूव होगा। तो भाई हाइड्रोजन हटा हटा के देखते हैं। सपोज A हटाया, अब देखो A 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। ठीक है, A हटाया, ये बना। ठीक, B हटाया,
ये बना, C हटाया, ठीक। अब बताओ कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? भाई ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है 2 अल्फा H, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है 4 अल्फा H, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है 9 अल्फा H, ठीक। तो खुद बताओ विच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल? अगर मान लो ये A है फ्री रेडिकल, ये B है, ये C है, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल C फिर B फिर A, तो कौन सा हाइड्रोजन हटाना आसान है? ईज ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, C फिर B फिर A, है कि नहीं? या फिर ईज यानी हम बोल सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा कौन सा? 3 डिग्री वाला, यानी 3 डिग्री वाला सबसे जल्दी हटेगा। क्यों? उसके हटने के बाद जो बनना है फ्री रेडिकल वो ज्यादा स्टेबल बनना है, इसीलिए वो सबसे जल्दी हटेगा। उसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद 1 डिग्री वाला। ठीक है, देखिए क्लोरीन देखो एक्सपेरिमेंटली the relative rate for chlorination and bromination is found to be ये रेशियो है क्लोरीनेशन का। 3 डिग्री मतलब अगर उसकी 1 डिग्री के साथ रिएक्शन करने की इच्छा 1 है, तो 3 डिग्री के साथ रिएक्शन करने की इच्छा कितनी है? 5 टाइम्स है। यानी 1 डिग्री के साथ रिएक्शन करने की इच्छा 1 है, तो 2 डिग्री के साथ उसकी रिएक्शन करने की इच्छा कितनी है? 3.8। ब्रोमिनेशन में देखो, अगर 1 डिग्री के साथ उसकी रिएक्शन करने की इच्छा 1 है, तो 3 डिग्री के साथ उसकी रिएक्शन करने की इच्छा कितनी है? 1600। सर नहीं समझ में आया, इसको ऐसा समझिए कि सपोज आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है, तो 2 डिश हैं आपके सामने। एक डिश चलो ठीक है आपको नॉर्मल पसंद है, और एक हो गई मान लीजिए आपकी फेवरेट डिश। फेवरेट डिश मान लीजिए जैसे कि आपका फ्रूट संडे हो गया, आइसक्रीम, ठीक। तो अब क्या है कि जितने इच्छा से जितना स्वाद लेके ये खाओगे, उससे ज्यादा स्वाद लेके ये खाओगे, जितना मजा आपको ये खाने में आएगा उससे बहुत ज्यादा मजा ये खाने में आएगा। तो वो यही कह रहा है कि जितना मजा क्लोरीन को 1 डिग्री को खाने में आएगा, उससे 5 गुना ज्यादा मजा क्लोरीन को किससे आएगा? 3 डिग्री को खाने में। इसी तरह ब्रोमीन को जितना इस डिश को खाने में मजा अगर 1 आएगा, 1 यूनिट आएगा, तो 3 डिग्री को खाने में उसको मजा कितना आएगा? 1600 यूनिट्स। अब ये जो आपकी इच्छा है, आपको खा के खुशी मिलती है, मान लीजिए ये लड़कियों के लिए मान लीजिए गोलगप्पे मान लें हम इसमें, ठीक है, तो जितनी खुशी इसको खा के मिलती है, अगर आप क्लोरीन हो तो इसको खा के खुशी मिल रही है 1 यूनिट, तो इसको खा के आपको यूनिट कितनी खुशी मिलेगी? 5 यूनिट। उसी तरह अगर आप ब्रोमीन हो तो ये वाला हाइड्रोजन खा के आपको खुशी मिल रही है 1 यूनिट, तो ये वाला हाइड्रोजन खा के आपको मिल रही है कितनी? 1600 यूनिट। सर अभी भी नहीं समझ में आया। पहली बात तो ये लर्न कर लो
क्योंकि नीट में ये रेशियो डायरेक्टली पूछा जा चुका है ये कि क्या होता है। नीट में तो सीधे ये पूछा है कि क्या होता है, व्हाट इज द रेशियो। ठीक है सर, इसका करेंगे क्या? अभी देखो मैं सवाल कराता हूं तब तुम्हारी समझ में आएगा। इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल। सर ये क्या चीज है रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल? ये भी समझ में आएगा, रुको अभी। बेटा इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप तीन तरीके की डिश मान लो, ठीक है, डिश 1, डिश 2, डिश 3। ठीक, मान लीजिए सपोज ये आपने मान लिया डिश 1 मान लो चपाती, ठीक, डिश 2 मान लो आप चिकन, हालांकि मैं वेजिटेरियन हूं, और डिश 3 मान लो आप आइसक्रीम। ठीक है, तो दो बच्चे, एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है। ठीक है, क्लोरीन क्या है, चपाती खाने में जितनी खुशी उसको मिलती है, अगर 1 यूनिट खुशी मिलती है तो उसकी 3.8 टाइम्स खुशी मिलेगी उसको चिकन खाने में, लेकिन 5 टाइम्स खुशी मिलेगी उसको क्या, आइसक्रीम खाने में। इसी तरह ब्रोमीन कैसा है कि चपाती खाना ही नहीं चाहता, वो केवल क्या खाना चाहता है, आइसक्रीम। ये देखो, अगर चपाती खाने की उसकी इच्छा 1 यूनिट है तो चिकन खाने की इच्छा कितनी है, 82 टाइम्स, और आइसक्रीम खाने की इच्छा कितनी है, 1600 टाइम्स। बस यही सवाल कराऊंगा तो समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन द प्रोडक्ट एंड फाइंड आउट द परसेंटेज obtained, find out their percentage obtained on monochlorination of propane, on monochlorination of propane। सर मतलब क्या हुआ, अब समझो मेरे साथ। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्या हुआ, जब भी सवाल आएगा मोनोक्लोरिनेशन वाला आएगा। देखो मोनोक्लोरिनेशन का मतलब है, देखो ऐसे तो इसमें 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन है तो 8 Cl भी आ सकते हैं, हमें 8 नहीं लगाने, हमें केवल एक Cl लगाना है। तो एक बार बताओ, आइसोमेरिज्म सोचो, ये वाला और ये वाला सेम है, मतलब कि खुद देखो यार, अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा के Cl यहां पे लगाऊं या फिर यहां पर Cl लगाऊं, बताओ एक ही बात है, एक ही कंपाउंड बन रहा है कि नहीं? ये H और ये H एक जैसे हैं, एक ही बन रहा है। दूसरा तरीका क्या है, यहां पे लगा दो, समझे बात को? तो अब देखो इनका रेशियो क्या होगा। मान लो ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड ए है, बी है, ठीक। तो अब देखो ए कैसे बना, ये 1 डिग्री एच के हटने से, ये 2 डिग्री एच के हटने से, ठीक। ए अपॉन बी का रेशियो क्या होगा, देखो नंबर ऑफ 1 डिग्री एच इंटू रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री एच अपॉन बी का नंबर ऑफ 2 डिग्री एच इंटू रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री एच, ठीक। नंबर ऑफ 1 डिग्री एच, 1 डिग्री एच कितने हैं, देखो 3 और 3 6, रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री एच कितनी थी, 1, ठीक। नंबर ऑफ 2 डिग्री एच, 2 डिग्री एच कितने हैं, 3.8, नहीं सॉरी, 2 डिग्री एच कितने थे यहाँ पे 2, इंटू रिएक्टिविटी देखो 1:3.8, 3.8, ये काट दो तो 3/3.8 आ गया रेशियो, समझे?
तो अगर परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ ए अपॉन बी था, तो 3/3 + 3.8 × 100, ठीक। और परसेंटेज ऑफ, देखो ये समझ में आता है कि नहीं, अगर A/B का रेशियो क्या है 3:3.8, यानी टोटल समान कितना बना 3 + 3.8 6.8, यानी टोटल बना 6.8, उसमें से इसका हिस्सा कितना है 3 और इसका हिस्सा कितना है 3.8, ठीक है। तो अब देखो नीचे ऐड कर दो, A अपॉन B क्या होगा, इसको मैथ में बोलते हैं कंपोनेंट, नीचे ऐड कर दो, ठीक, इनटू 100 कर दो, तो क्या आ जाएगा परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ ए कितना हुआ, ये जो आया नीचे ऐड कर दो, ठीक है। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे सोचो, A अपॉन बी, A/B का रेशियो क्या है 3:3.8, तो परसेंटेज ऑफ ए निकालना है, तो क्या करो, ये रखो अपॉन टोटल कर दो इनटू 100, परसेंटेज ऑफ बी निकालना है, ये रखो अपॉन टोटल कर दो इनटू 100, बस। ये लगभग आपका आ जाएगा 44.5%, ये आ जाएगा 55.5%, यानी कि 100 मॉलिक्यूल अगर ये रिएक्ट किए तो उसमें से 44.5 ये बने और 55.5 ये बने, समझे ना। अगला सवाल करो तो समझ में आएगा। आइसोब्यूटेन का कराओ, अगला क्वेश्चन, आइसोब्यूटेन और फिर आइसोपेंटेन का कराओ। ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2, आइसोब्यूटेन, मोनोक्लोरिनेशन से प्रोडक्ट बनाओ, सबके रेशियो निकालो, परसेंटेज निकालो। आइसोपेंटेन, देखो बेटा आइसोब्यूटेन, अब देखिए नॉमेनक्लेचर इसी तरीके से परेशान करेगा आपको। अब जिसको आइसोब्यूटेन ही नहीं पता वो बैठा रह जाएगा, वो स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक। ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही 1 डिग्री नहीं देखना है, खुद बताओ इन तीनों में से कहीं पर भी तुम Cl लगाओगे, एक ही बात आएगी, यहां लगाओ, यहां लगाओ या यहां लगाओ, एक ही बात बनेगी कि नहीं। अब ये चीज हमने आइसोमेरिज्म में करी है, देखो, ठीक है। प्लस दूसरा यहां पे लगा सकते हो, ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ये मान लो A हो गया,
ये मान लो B हो गया। ठीक, अब A अपॉन B का रेशियो क्या आएगा? अब इस बार B क्या है? 3 डिग्री, यही लिखोगे। अब बताओ 1 डिग्री एच इसके जैसे कितने थे? देखो 3 3 6 3 9। रिएक्टिविटी कितनी है क्लोरीनेशन की? 1। 3 डिग्री एच कितने? 1। रिएक्टिविटी कितनी है? 5। तो 9/5 रेशियो कितना आया? 9:5, यानी 9:5 का रेशियो है। ठीक है, बल्कि तुम सीधे ही यहां लिख सकते थे 9:5, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं। ये देखो कैसे, ये 9 हाइड्रोजन है तो 9 इंटू रिएक्टिविटी कितनी है? 1। इसमें देखो कितने हाइड्रोजन थे? 1 इंटू रिएक्टिविटी कितनी थी? 5। बस हो गया। तो A/B कितना आ गया? 9:5। अब परसेंटेज ऑफ A कितना होगा? 9/9 प्लस 5 इंटू 100, यानी 9/14 इंटू 100। और ये कितना होगा? 5/5 प्लस 9 इंटू 100, यानी 5/14 इंटू 100। ठीक है, जो भी आंसर है आइसोपेंटेन करो, आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो पॉज करके ट्राई करो बकायदा, फिर देखना इधर। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। ठीक, लेकिन एक बात बताओ कि ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री सेम है? मतलब कि अगर मोनोक्लोरिनेशन करें, यहां पर एक Cl लगाया जाए, और यहां पर एक Cl लगाया जाए, क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है? खुद बताओ तुम। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहां पे और यहां पर एक ही बात है। ये देखो, ये A और ये भी A, ये दोनों एक ही हैं। ये B, ये C और ये D। ठीक, Cl लगा लगा के देखो, अलग अलग बनेंगे। ठीक है, प्लस अब ये D, ये A से हटाया, ये D से हटाया, अब B से हटाओ। ठीक, ये बना। ये देखो, अब खुद बताओ इसका रेशियो क्या होगा? ये 1 डिग्री के हटाने से हटा, इसके जैसे कितने हाइड्रोजन है? 6। तो 6 इंटू रिएक्टिविटी कितनी थी? 1। ये देखो, ये 1 डिग्री के हटाने से हटा, इसके जैसे कितने हाइड्रोजन थे? 3। तो ये कितना बनेगा? 1 इंटू 3। ये 2 डिग्री से हटा, हाइड्रोजन कितने थे? 2। 2 इंटू कितना था रेशियो? 3.8। ये 3 डिग्री से हटा, कितने हाइड्रोजन है? 1। रिएक्टिविटी कितनी है? 5।
ठीक, तो देखो रेशियो कितना आया, A:B:C:D 6:3:7.6:5। तो परसेंटेज ऑफ ए निकालना है तो क्या करोगे, 6 अपॉन ये चारों को जोड़ो, कितना हुआ 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 और 21.6 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ बी क्या होगा 3 अपॉन 21.6 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ सी क्या होगा 7.6 अपॉन 21.6 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ डी क्या होगा 5 अपॉन 21.6 इंटू 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन, find out the percentage of products obtained on monobromination of propane। monobromination of propane। Also find out their percentages। देखो प्रोपेन है, इसका मोनोब्रोमिनेशन कर रहे हैं। ठीक, ये देखो ये एक टाइप के हो गए, ये 1 डिग्री है, ये हो गया ठीक 2 डिग्री। एक ये बना, एक ये बना। ठीक है, ये मान लो A है, ये मान लो B। तो ये इसका फ्रैक्शन अगर देखा जाए कितना बना होगा, कितने हाइड्रोजन है इसके जैसे 6 इंटू रिएक्टिविटी 1, इसके जैसे कितने हाइड्रोजन है 2, रिएक्टिविटी कितनी 82। तो A:B कितना आ गया 6:164। तो परसेंटेज ऑफ A क्या होगा A अपॉन टोटल। परसेंटेज ऑफ बी क्या हो जाएगा बी अपॉन ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और मैं आपको सलाह दूंगा, ये सलाह शायद मैं पहली बार दे रहा हूँ या दूसरी बार दे रहा हूँ, ये लेक्चर रिपीट करना, 2 बार देखना ये लेक्चर। ठीक है, मैक्सिमम मैंने कभी सलाह नहीं दी होगी 2 बार लेक्चर देखने की, है ना। शायद ज्यादा 1 बार मैंने पहले बोला होगा कि 2 बार ये लेक्चर देखना, रिपीट दिस लेक्चर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी मत समझना कि इसमें से कोई भी रिएक्शन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि हाइड्रोकार्बन पूरा 90% आगे के हर चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर में, ईच एंड एवरी चैप्टर। अब देखो सी आयोडीनेशन। देखो आज लिखो, आयोडीनेशन इज लीस्ट रिएक्टिव फॉर हेलोजिनेशन। Iodination is least reactive for halogenation. Iodination is least reactive for halogenation of alkane. ठीक, it is so unreactive that reaction becomes irreversible. ये देखो, रिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है, तो यानी इसका प्रोडक्ट कम मिलेगा हमें। तो आगे लिखो कि टू स्टॉप द बैकवर्ड रिएक्शन, भाई हम ये बनाना चाहते हैं तो हम क्या चाहेंगे कि ये जो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है ये क्या हो, ये कम हो। तो लिखो आगे, टू स्टॉप द बैकवर्ड रिएक्शन HNO3, HiO3 और HgO is used. They react with Hi to produce I2 and hence backward reaction is stopped. देखो अगर ये फॉरवर्ड ले जानी है तो क्या करो, किसकी प्रेजेंस में कराओ, HNO3, HiO3 या फिर HgO, ये तीनों क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्शन कर लेंगे। और I2 बना लेंगे। तो खुद सोचो, ली चैटलियर प्रिंसिपल से प्रोडक्ट कम हो रहा है और ये क्या है, रिएक्टेंट बढ़ रहा है, तो इसके कम होने से भी रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी और इसके बढ़ने से भी रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड आएगी। सर याद करो, जब हमें ये कराना था तो रेड फास्फोरस लेते थे, क्यों, I2 इसके साथ रिएक्ट करके PI3 बनाता था, तब हमें इधर बढ़ाना था, ठीक है, तब हमें Ri से अगर RH बनाना था, मतलब ये वाली रिएक्शन करानी है ज्यादा, तो हम रेड फास्फोरस लेंगे, और ये वाली रिएक्शन करानी है तो क्या लेंगे, ये लेंगे। फ्लोरिनेशन, दो बार नीट में आ चुका है, एक बार जेई में आ चुका है, ठीक है। देखिए क्या है, एल्केन का जब आप फ्लोरिनेशन कराते हैं तो क्या हो जाता है, पता चला आप रिएक्शन कराने गए और वापस लौट के ही नहीं आए, ठीक है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाती है। तो लिखो हेंस फ्लोरिनेशन इज डन, फ्लोरिनेशन इज डन indirectly by Schwarz reaction, which is a nucleophilic substitution reaction.
देखो ये ले लेते हैं, ठीक है। ये सारे शॉर्ट रिएक्शन क्या होती है, ये सारे प्रोड्यूस करते हैं F माइनस। F माइनस यहां पे अटैक करेगा, इसको हटा देगा। अटैक क्यों करेगा? क्योंकि इसको डेल्टा प्लस मिल रहा है। डेल्टा प्लस क्यों मिल रहा है? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सपोज Ag ऐसे आया था तो क्या बन जाएगा? AgCl की प्रेसिपिटेट। ये देखो, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। Cl को हटा के F आ गया। F माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है, Cl माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया, ठीक है। देखिए रिएक्शन हो गई अब बहुत ज्यादा। याद कैसे रहेगा? रोज पूरा रिवाइज करना पड़ेगा आपको, वरना याद नहीं रहेगा, ये जान लीजिए। पूरा रिवाइज करिए, असाइनमेंट करिए, कल एल्केन खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल मैं एल्केन की असाइनमेंट भी करा दूंगा। तो बेटा याद तभी होगा जब असाइनमेंट करोगे, सीधी सी बात है, वरना याद नहीं कर पाओगे। और ये पहला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, जिसमें आप रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो ये आपको बहुत मुश्किल लगेगा। यू नीड एटलीस्ट 10 to 15 रिवीजन, मैं आपको बोल चुका हूं। लेकिन अगर ये चैप्टर आपने याद कर लिया तो आगे आपके लिए चीजें बहुत आसान है इसमें। लेकिन मतलब 15 रिवीजन तो मिनिमम है, ये समझ लीजिए, ठीक। थैंक यू।